गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है? ठीक ठाक है? पढ़ाई लिखाई चल रही है? देखिए, मैंने कहा था कि आपको जिस स्टूडेंट को भी जिस चीज़ में प्रॉब्लम हो आप बोलेंगे। तो एक स्टूडेंट ने हमने ये व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि सर थोड़ा केमिस्ट्री का वीडियो डालेंगे। तो केमिस्ट्री का वीडियो डालेंगे तो आइए आज केमिस्ट्री में, अब तो एग्ज़ाम बहुत करीब है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो आज मैं आपको बताता हूँ व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब। ये बहुत सारे रिएक्शंस इसमें पूछ देते हैं, अगर पूछा भी तो कभी कभी तो 4 मार्क्स का पूछ देता है जी। तो आइए आज हम देखते हैं क्या होता है जब। लिखिए, क्या होता है जब, क्या होता है जब। देखिए, क्या होता है जब। अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाट हैपेंस, व्हाट हैपेंस व्हेन, व्हाट हैपेंस व्हेन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला है उबलते हुए सल्फर पर, उबलते हुए सल्फर पर, उबलते हुए सल्फर पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। उबलते हुए सल्फर पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। उबलते हुए सल्फर पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। अंग्रेजी में होगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर, इज पास्ड ओवर बॉइलिंग सल्फर, बॉइलिंग सल्फर, पास्ड ओवर बॉइलिंग सल्फर। देखिए, बहुत आसान। व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर बॉइलिंग सल्फर। उबलते हुए सल्फर पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है? आंसर लिखेंगे, जब उबलते हुए सल्फर पर, जब उबलते हुए सल्फर पर, जब उबलते हुए सल्फर पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, तब हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, तब हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। क्या हुआ? अंग्रेजी में व्हेन हाइड्रोजन गैस, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर, is passed over boiling sulfur, passed over boiling sulfur, hydrogen sulfide is formed, hydrogen sulfide is formed, hydrogen sulfide is formed। तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। बहुत आसान इसका केमिकल रिएक्शन लिखना। केमिकल रिएक्शन लिखने में H2 हाइड्रोजन सल्फर SH2S, यही आपका होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर पूछ दे ऐसा इक्वेशन देख के, ये किस टाइप का इक्वेशन है, क्या बोलेंगे? यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो चीज मिलकर एक चीज का निर्माण किया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में 10th के पहले एक्सरसाइज में है, वहां आपने देखा होगा। तो जब उबलते हुए सल्फर पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। लिख लिए। देखिए,
अब दूसरा लिखता हूं। दूसरी बात देखिए, और लिखने के बाद, लैंग्वेज लिखने के बाद रिएक्शन जरूर लिखिएगा। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये अब जो मैं लिखने जा रहा हूं, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया जाता है, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया जाता है, क्वेश्चन हो गया, व्हेन जिप्सम इज heated up to 120 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक लाइन में भी पूछ सकता है व्हाट हैपेंस व्हेन में, ये भी पूछ सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, उनके गुणों, 2 गुण को लिखें, 2 उपयोग को लिखें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपको क्लास में मैं बता चुका हूँ इसका बनने का कैसे बनता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, यूजेस क्या होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्या हो गया, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, देखिए जब जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। आई मीन व्हेन जिप्सम इज हीटेड, up to 120 degree C, plaster of Paris is formed. देखिए रिएक्शन लिखेंगे, CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है जी, ये जिप्सम है, इसे हीट किया गया, हीट का साइन ऐसे देते हैं। अगर आप ये नहीं देना चाहते, लिख देना चाहते हैं तो 120 डिग्री से लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O और प्लस 3/2 H2O होता है। देखिए 3/2 H2O मोलिकुल अलग हो गया, तो ये क्या हो गया, ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। देखिए इस रिएक्शन को हम दूसरे अंदाज में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हाफ H2O है ना, अगर हाफ में लिखने का मन नहीं हो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर कहीं किताब में ऐसा लिखा है 2 CaSO4 2H2O और ये आपका बन गया CaSO4 twice H2O प्लस 3H2O। देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप यहाँ पे देखिए एक कैल्शियम सल्फेट के लिए आधा वाटर मोलिकुल है, तो फिर 2 के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों में से जो मन आए आप लिख लीजिए। देखिए यह भी आपका जिप्सम हो गया, यह भी आपका क्या हो गया, जिप्सम हो गया, और ये भी क्या हो गया, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। कभी कभी एग्जाम में प्लास्टर ऑफ पेरिस, खास के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये भी फार्मूला दे सकता है, ये भी दे सकता है। देखिए दोनों फार्मूला सेम होता है, इसमें एक कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ H2O लिखा है, तो एक H2O के लिए कितने कैल्शियम सल्फेट चाहिए, 2 कैल्शियम सल्फेट चाहिए, तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे फिर मैं कह दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस बार बिहार बोर्ड के लेकर। यह भी पूछ सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे करते हैं, उत्पादन कैसे करते हैं, इसके 2 गुणों को लिखें, या हो सकता है 2 उपयोगों को लिखें। हम पूरी बातें क्लास में बता चुके थे, आज एक बार फिर बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और पूछ सकता है। वो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि यदि जिप्सम को 120 या जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते समय ताप को 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्यों नियंत्रित किया जाता है, यानी 120 डिग्री सेंटीग्रेड से ताप को आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो ध्यान देंगे 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हम टेम्परेचर को आगे बढ़ाएंगे तो यह जो जिप्सम है अपने ऑल वाटर मोलिक्यूल्स को लॉस कर देगा, सभी वाटर मोलिक्यूल्स लॉस हो जाएंगे, और सभी वाटर मोलिक्यूल्स लॉस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ये डेड बॉन्ड प्लास्टर बन जाता है। CaSO4 2H2O, ये मोर देन 120 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 120 डिग्री से ज्यादा पे गर्म करेंगे तो ये CaSO4 बन जाता है, और ये अपने सभी वाटर मोलिक्यूल्स को लॉस कर देता है, 2H2 अलग हो जाता है। इसे हम लोग डेड बॉन्ड प्लास्टर कहते हैं, डेड बॉन्ड प्लास्टर कहते हैं, और हिंदी में इसे मृत तापित प्लास्टर कहते हैं, मृत तापित प्लास्टर कहते हैं, मृत तापित प्लास्टर इसे हम लोग कहते हैं। तो ये जो मृत तापित प्लास्टर होता है इसमें सेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है, ये पानी डालने पे ये जमता नहीं है। जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये इसका यूटिलाइज कहाँ पे होता है, ये हड्डी वगैरह टूट जाती है, बोन फ्रैक्चर कर जाता है, तो डॉक्टर साहब उसमें जो प्लास्टर करते हैं। अब ये मत समझिएगा कि हड्डी टूटने पे जो प्लास्टर होता है तो सीमेंट बालू से प्लास्टर कर दिया जाता है। ये यही POP लोग बोलता है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें जल मिलाता है तो फिर हार्ड हो जाता है, जिप्सम बन जाता है। लेकिन ये जो डेड बॉन्ड प्लास्टर होता है ये आपको फिर सेटिंग प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है, ये जमता नहीं है, इसलिए इसको बनाने के लिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप को नियंत्रित किया जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो देखिए अभी तो एक ये क्वेश्चन मैंने बताया ना, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया जाता है तो क्या होता है, आपने देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। एक और क्वेश्चन आपको बताया मैंने कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप को क्यों नियंत्रित रखा जाता है, इसलिए कि ऐसा अगर ताप ज़्यादा हो जाएगा तो वो डेड बॉन्ड प्लास्टर बन जाता है, मृत तापित प्लास्टर बन जाता है, जिसमें सेटिंग प्रॉपर्टीज नहीं होता है। इसलिए तापमान 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही निर्धारित रखा जाता है। और देखिए फिर मैं याद दिला दूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है ये पूछ सकता है, 2 गुण या 2 उपयोग पूछ सकता है, वो मैं क्लास में बता चुका हूँ, अभी फिर इसके बहाने आपको याद दिला दिया। अब इसी में ऐसा कह सकता है। अब तीसरी बात देखिए, तीसरी बात तो हो सकती है, तीसरी बात को देखिए, तीसरा देखिए इसी से रिलेटेड पूछा जाए, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है, जल मिलाया जाता है, when water is added in plaster of Paris, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है तो क्या होता है। देखिए अभी हमने एक रिएक्शन लिखा था ना, उसको बनने में CuSO4 2H2O, और इस पे मैंने CaSO4 और हाफ H2O लिखा था, और फिर आपको 3/2 H2O लिखा था। तो देखिए जिप्सम को गर्म किया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना, 3/2 H2O अलग हो गया, और फिर इसमें जब जल मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। और जिप्सम कड़ा सब्सटेंस होता है जी, कड़ा पदार्थ होता है, इसलिए आप देखिएगा जब प्लास्टर कराने किसी को दुर्भाग्य से अगर जाना हुआ हो तो इसे सौभाग्य तो नहीं कहेंगे ना,
तो वहाँ डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में मिलाते हैं, फिर आपका रुई रख के, फिर बैंडेज रख के उस पर चढ़ाते हैं और कहते हैं कि आधा घंटा 45 मिनट तक यहीं बैठे रहिए। वो इसलिए कहते हैं कि उस समय तो वो सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, लेकिन देखते हैं जैसे ही वो जिप्सम बनता है तो काफ़ी कड़ा हो जाता है। तो डॉक्टर साहब इसलिए बोलते हैं कि भाई आधा घंटा 45 मिनट यहाँ पे रहिए कि वो पूरी तरह कड़ा हो जाए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब जल मिलाते हैं तो पुनः जिप्सम का निर्माण हो जाता है। तो अब इस रिएक्शन को ठीक उल्टा लिखेंगे, अभी आप देखेंगे। इसका आंसर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है तो पुनः जिप्सम का निर्माण होता है, पुनः जिप्सम का निर्माण होता है, पुनः जिप्सम का निर्माण होता है, पुनः जिप्सम का निर्माण होता है। अब अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, when water is added in plaster of Paris, देखो मैंने POP लिख दिया जी, आप समझेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, we get जिप्सम, तो हमें फिर क्या मिलता है, हमें जिप्सम मिलता है। अब कहीं कहीं जिप्सम का स्पेलिंग में आप जी भी देखेंगे तो आप घबराएंगे नहीं, जिप्सम। और इसी रिएक्शन को ठीक अभी हम उल्टा करके लिखेंगे तो याद रखने में भी बहुत आसान सी बात होगी। ठीक इसी रिएक्शन को उल्टा इधर हमने लिखा ना, ये CaSO4 ½ ये क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और फिर इसमें वाटर यानी 3/2H2O। देखिए मैं हूबहू इसी का मैं उल्टा लिख रहा हूं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर बना था, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर किया, फिर ये क्या बन गया, जिप्सम बन गया, CaSO4 2H2O। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। ये क्या हो गया, जिप्सम हो गया। तो प्लास्टर, आप देखिए ठीक इसका उल्टा मैंने लिखा ना, यहाँ पे ये रिएक्शन लिख लेंगे। देखिए लैंग्वेज के साथ रिएक्शन जरूर लिखिएगा तभी फुल मार्क्स देंगे। ये आपका फिर से जिप्सम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के नजदीक से कई क्वेश्चंस हो गए ना, और इन सभी क्वेश्चन पे आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये तो हमें लगता है कि सीधे पूछ न दे कहीं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, इसके 2 गुणों को लिखें, 2 उपयोगों को लिखें। जनरली गुण पूछेगा तो उपयोग नहीं, उपयोग पूछेगा तो गुण नहीं। तो फिर इसको आप देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यह एक बहुत, अब जो ये लिखूंगा मैं चौथा, यह देखिए ये बहुत अच्छा रिएक्शन है और ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। जनरली प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में और इसके बारे में ये 2 बातें पूछती रहती है। ये आपका चौथा देखिए, जब शुष्क बुझे चूने पर, जब शुष्क बुझे चूने पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। आई मीन अंग्रेजी में क्या होगा, when क्लोरीन गैस is passed over किस पे, सिलेक्ट लाइम। बुझे चूने की अंग्रेजी क्या होती है, सिलेक्ट लाइम। we get what happens when chlorine gas is passed over select line। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी TRE टीचर वाले का जो रिक्वायरमेंट का एग्जाम हुआ है, TRE 1 का
जो फर्स्ट पेपर का एग्जाम हुआ था 1 to 5 का, उसमें ये क्वेश्चन आया। अभी टीचर बहाली वाला जो एग्जाम हुआ है TRE 1 जो पहला एग्जाम हुआ था, उसके 1 to 5 वाले में पहले सिटिंग में, 2 सिटिंग में एग्जाम हुआ था, तो पहले सिटिंग वाले एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन पूछा था, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। और मैं क्लास में भी कहता हूँ 10th तक की तैयारी जितनी भी है, 10th तक की एक एक चीज को आप याद रखिए, किसी कंपटीशन में आप मात नहीं खाइएगा। और आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे और लगभग पूरे तरह से मिल जाएंगे जी, इसलिए इसकी तैयारी जरूर रखिएगा। जितना भी आप पढ़ते हैं इसे हमेशा आप आगे चल के आप साइंस लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, मैथ लेते हैं, बायोलॉजी लेते हैं, खैर अगर बायो भी लेते हैं तो मैथ तो जरूर पढ़िएगा जी। तो ये 10 तक का ये की पढ़ाई आप बिल्कुल कमान रखिएगा, कभी मात नहीं खाइएगा। ये क्वेश्चन पूछा था TRE 1 में, फर्स्ट पेपर में 1 to 5 वाले में। आप देख सकते हैं, आपके घर में कोई एग्जाम दिए होंगे, आप पूछ लेंगे। देखिए क्या होता है, आंसर लिखेंगे। जब शुष्क बुझे चूने पर, जब शुष्क बुझे चूने पर, जब शुष्क बुझे चूने पर, शुष्क बुझे चूने पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम लोग हिंदी में विरंजक चूर्ण कहते हैं, विरंजक चूर्ण बनता है, विरंजक चूर्ण आई मीन ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट जी, यह भी इंपॉर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर में दोनों में से एक को पूछते देखा हूं बराबर कि कैसे बनता है, इनके गुण लिखें, उपयोग लिखें। अंग्रेजी में इसे क्या लिखेंगे, व्हेन क्लोरीन गैस, व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर, व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर select lime, over select lime, we get bleaching powder, we get bleaching powder, we get bleaching powder। देखिए आप कैसे रिएक्शन लिखेंगे, सिलेक्ट लाइम बुझे चूने को कहते हैं, यह कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड होता है जी। बाबू याद रखेंगे, ये कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम के ऑक्साइड को CaO को हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कली चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, कली चूना। देखिए जी घर में इसी से पुचारा किया जाता है, पुताई की जाती है, और ये इसी में जब वाटर में ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे हम लोग सिलेक्ट लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलेक्ट लाइम कहते हैं, और इसी की हिंदी होती है बुझा चूना, इसी की हिंदी होती है बुझा चूना, बुझा चूना। तो देखिए ये आपको सिलेक्ट लाइम यानी कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, तो मैंने क्या लिखा, जब शुष्क बुझे चूने पे, शुष्क बुझा चूना कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। फिर एक बात बता दूं, ये कैल्शियम के ऑक्साइड को कली चूना कहते हैं और कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड को बुझा चूना कहते हैं। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो आपको ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का ऐसे लिख सकते हैं CaOCl फिर ब्रैकेट Cl2 और फिर क्या हो जाएगा, ये आपका एक मिनट, ये लिख लिया आपने, ये आपने लिख लिया, और ये फिर हो जाता है H2O। क्या बनता है, H2O। अब देखिए बैलेंस, एक कैल्शियम, दो क्लोरीन, दो ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, ये क्या हो गया आपका, इसे ही हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसे ही हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर ये हुआ,
तो आपको इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन दो क्लोरीन, ये CaOCl2, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। यही एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है, दो क्लोरीन है, तो एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन दो क्लोरीन ऐसा भी लिखा हो सकता है। आप CaOCl ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका सिलेक्ट लाइन यानी बुझा चुना कहलाया, सिलेक्ट लाइन ये बुझा चुना कहलाया। क्लोरीन गैस प्रवाहित किए 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ लिख दीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया तो आपको क्या बन गया, ब्लीचिंग पाउडर बन गया। अब इसके आपको उपयोग के बारे में कहे तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ होता है, पानी को साफ करने में होता है, कीटाणुनाशक के रूप में होता है, ब्यूटी पार्लर में ब्लीच करने में ये काम में आता है, कपड़ों को ये ब्लीच करने में काम आता है, पेपर इंडस्ट्रीज में काम आता है, ये आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ा उद्योग में भी इसका काम आता है। वो सब आपको लिखा चुके हैं, वहाँ देख लेंगे। गुण में देखिएगा तो ये क्या होता है, इससे क्लोरीन जैसा पंजेंट स्मेल निकलता रहता है, जो किसका होता है, ये क्लोरीन का गैस रहता है। एयर में छोड़ देते हैं, ओपन एयर में क्लोरीन गैस को ये रिलीज कर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। वो सारी बातें आपको लिखाई हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जी। मैं फिर कह रहा हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर में ये एक बार पूछता ही पूछता है, कभी इसको पूछता है। कोई दिक्कत, यहाँ पे देख लेंगे। ये कैल्शियम के ऑक्साइड को कली चूना कहते हैं, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड को हम लोग बुझा चूना कहते हैं जी। और वही कैल्शियम के ऑक्साइड में, कैल्शियम के ऑक्साइड को जब वाटर ऐड किया जाता है, जब कैल्शियम के ऑक्साइड में वाटर ऐड किया जाता है तो वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और वो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी उसमें बहुत अधिक मात्रा में हीट एनर्जी मिलती है। मैं लिख देता हूँ, अगर ये भी पूछ दिया कि कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाने पे क्या होता है, तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में आप देखे होंगे घर पे जब कुचारा होता होगा, पुताई का काम होता होगा, तो कली चूना को जब पानी में रखते हैं हमारे मजदूर भाई, तो आप देखे होंगे कि बहुत ज्यादा वो पानी गर्म हो जाता है, खोलने लग जाता है। एक्चुअली रिएक्शन क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वाटर में जैसे ही ऐड होता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और ये बहुत अधिक अमाउंट में हीट एनर्जी निकलती है। और इसी ये आपको उष्मा छेपी जिसे कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए आप वहाँ देखिएगा कि पानी खोलने लग जाता है, काफी गर्म हो जाता है। हाथ डालिएगा, हाथ जल जाएगा जी। ये आपका क्या हो गया, क्विक लाइन हो गया। मैं चलते चलते इसको भी बता लिया हूँ, कहीं पूछ दे। और ये क्या हो गया, सिलेक्ट लाइन हो गया। आपको बताऊं, ये जो सिलेक्ट लाइन है इसका यूटिलाइज लोग पान खाने में करते हैं, जो लोग तंबाकू खाते हैं उसमें करते हैं, ये कली चुना। ये वाला अगर क्विक लाइन का यूटिलाइज करेंगे तो मुंह ही काट देगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसलिए इसका यूटिलाइज नहीं करते हैं, इसका यूटिलाइज करते हैं वो लोग। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखिए एक और बात ये पूछी थी, अभी TRE 1 के एग्जाम में ही एक और क्वेश्चन यहाँ पे था, क्या होता है, जब से ही रिलेटेड क्वेश्चन था, वो भी TRE 1 के पेपर 125 में आपको फर्स्ट सिटिंग में ये क्वेश्चन आया था। देखिए अब मैं उसको लिखता हूं, इसे इरेज कर दूं। वो क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन पूछा था, ये देखिए 5वां नंबर, ये भी वहां पूछा था, लोहे के बुरादे पर, लोहे के चूर्ण पर। अब हमें ये अभी याद नहीं चूर्ण वर्ड लिखा था या बुरादा लिखा था। लोहे के चूर्ण पर तनु HCl डाला जाता है। देखिए बहुत आसान सी एक बात बताता हूं, इसी एक क्वेश्चन के बहाने और भी मैं आपको बताता हूं। When what happens when dilute HCl is added with iron powder, is added with iron powder। देखिए
कोई भी आपका मेटल होगा, देखिए कोई भी मेटल होगा, कोई भी धातु होगा, मैं इसी के बहाने बताता हूं, कोई भी धातु होगा और अगर डाइल्यूट एसिड है जिसे हम लोग तनु अम्ल कहते हैं जी, तो तनु अम्ल अगर कोई भी डाइल्यूट एसिड यानी तनु अम्ल अगर है, तनु अम्ल है, कोई भी मेटल और डाइल्यूट एसिड है जी, तो ये हर हाल में आपका साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस तो रिलीज करेगा ही करेगा, गारंटेड है, हाइड्रोजन गैस बनेगा। देखिए कोई भी मेटल कोई भी धातु अगर किसी एसिड से रिएक्ट करता है, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है या वाटर से रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता ही होता है, वहां ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल डिटरमाइंड रहिए, हाइड्रोजन गैस बनेगा ही बनेगा और साल्ट बनेगा। अब उसके ऑप्शन में दे दिया था कि आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा, वहां दे दिया था आयरन क्लोराइड बनेगा। अरे सीधी सी बात है, HCl है तो HCl है तो ये क्लोरीन ही जुड़ेगा ना, तो जैसे इसका रिएक्शन हो जाएगा Fe+2HCl और आपको क्या हो गया FeCl2 और प्लस क्या हो गया हाइड्रोजन गैस बन गया। ये आपको क्या हो गया, इससे आप देखिए फेरस ऑक्साइड हो गया, इससे फेरस क्लोराइड हो गया, सॉरी ऑक्साइड मैंने बोल दिया, फेरस क्लोराइड हो गया। और उसके ऑप्शन में हमें जहां तक याद है कि आयरन ऑक्साइड भी दिया था, तो इसमें हाइड्रोक्साइड, तो इसमें हाइड्रोक्साइड तो है ही नहीं। तो देखिए जो बाद वाला होता है, हम क्लास में ऑलवेज आपको बताए हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल से कंबाइन करता है। जब भी कंबाइन करेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल से, जरा गौर करेंगे तो वह भी आसान सी बात है, जो पहले लिखा रहता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखा रहता है। सपोज कीजिए इसी को अगर Fe का रिएक्शन ही अगर H2SO4 के साथ था, तो फिर देखिए Fe के साथ बाद वाला जुड़ा ना, Fe के साथ इसके बाद वाला जुड़ेगा तो FeSO4 बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगा ही होगा। किसी भी मेटल का डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट होने पे साल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। अब सपोज कीजिए अगर जिंक है और जिंक का दे दिया H2SO4 से, ये सल्फेट का रेडिकल है ना, क्या बनेगा जिंक सल्फेट बनेगा। अगर ये यहाँ पे HCl रहता तो क्या बनता, जिंक क्लोराइड बनता। तो अगर यहाँ पे 2HCl है तो फिर ZnCl2 लिखेंगे, H2 लिखेंगे। अगर यहीं पे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं जी, सल्फ्यूरिक। आप एक बात और बता दूं, सल्फ्यूरिक एसिड को ही किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं, ये कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में पूछ देता है। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स यानी रसायनों का राजा कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ SO4 है तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा ZnSO4 बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो मेटल के साथ ये आपको जब भी किसी डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगा ही बनेगा। आप जस्ट मिनट, थोड़ा 2 मिनट बच्चों आप इंतजार करेंगे, एक बहुत इमरजेंसी कॉल आ रहा है, इसलिए मैं तुरंत बात करके बताता हूँ।
आइए, ठीक है बच्चों, एक बीच में कॉल आ गया था, जरूरी कॉल। ये अब देखिए, हाँ, तो ये मैं कह रहा था किसी भी मेटल का डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन हो, और रिएक्शन लिखने में भी घबराना नहीं है। यह जो बाद वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये इसके साथ जुड़ेगा। अगर NO3 रहेगा तो FeNO3 हो जाएगा। अगर ये आपका Cl है तो FCl2 हो जाएगा। अगर हालांकि नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन उतना जनरल जैसा नहीं होता आयरन के साथ, यहाँ पे SO4 है तो SO4 के साथ हो जाएगा। और यह भी पूछ देगा, देखिए मैं बताता हूँ, इस टाइप का रिएक्शन क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि इसके रेडिकल को इसने डिस्प्लेस कर दिया है ना, H2SO4 से इसको विस्थापित कर दिया, आपने साथ ले लिया, हाइड्रोजन को अलग कर दिया, तो इससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, विस्थापन। इस टाइप का एक क्वेश्चन, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन TRE 1 के पेपर सेकंड में एक रिएक्शन लिख लिया था, और उसमें भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में दे दिया था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था। तो इन सब तरह की बातें आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। मैं फिर कहता हूँ 1 to 10 तक का याद रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये समझ गए। तो अब देखिए इसके आंसर में क्या लिखेंगे। इसके आंसर में लिखेंगे when dilute HCl reacts with iron powder FeCl2, जिसे हम लोग फेरस क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरस क्लोराइड कहते हैं। फेरस क्लोराइड इज फॉर्म्ड। देखिए, मतलब जब तनु HCl की अभिक्रिया लोहा के चूर्ण से होती है तो FeCl2 बनता है। जब डाइल्यूट HCl की अभिक्रिया लौह चूर्ण के साथ होती है, तब FeCl2 बनता है। और फिर रिएक्शन लिखना मैंने बताया, ये Fe प्लस 2HCl क्या हो गया? FeCl2 हो गया और प्लस H2 हो गया। यही आपका क्या हो गया? फेरस क्लोराइड हो गया। ये क्या हो गया? फेरस क्लोराइड हो गया। फेरस क्लोराइड का बनता है। कोई दिक्कत? जरा फिर से गौर से देख लीजिए, कोई दिक्कत? फिर देख लीजिए गौर से, कोई दिक्कत? अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन रहता है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। अभी तो टीचर वाले एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछ रहा है जी। यहाँ से देखिए, अगला देखिए, छठा। देखिए, अगला छठा देखिए, जब लाल तप्त लोहे पर जब लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है,
जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है, जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है। जब लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है, इंग्लिश में हो जाएगा व्हेन वाटर वेपर इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन। देखिए, जब लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है, तो जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है। अब देखिए, मैंने अभी बताया था किसी भी धातु के साथ अगर जल की अभिक्रिया होगी फिर भी हाइड्रोजन गैस बनेगा, और अगर डाइल्यूट एसिड के साथ होता है फिर भी हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब जब जलवाष्प अभिक्रिया करता है कोई भी मेटल से अगर वाटर रिएक्ट करता है, तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो अपने हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो वो हाइड्रोक्साइड बनेगा। और दूसरा जितना भी मेटल होता है सभी क्या होते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जो वेरी लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम, वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पे लाल तप्त लोहा जलवाष्प से किया तो क्या बनाएगा, आयरन का ऑक्साइड बना देगा, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो क्या लिखेंगे, देखिए बहुत सिंपल चीज होता है ये रिएक्शन, थोड़ी पकड़ हो जाए। अब जलवाष्प है तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और अदर जितने भी मॉडरेट हैं सब ऑक्साइड बनाएंगे। अब आयरन के साथ कर रहा है आयरन का ऑक्साइड बनाएगा, जिंक के साथ कर रहा है जिंक का ऑक्साइड बना देगा, एल्युमिनियम के साथ कर रहा है एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना देगा, हाइड्रोजन तो हर बार बनाएगा हाइड्रोजन गैस। तो क्या लिखेंगे, जब लाल तप्त लोहे पर अभी यहाँ पे लाल तप्त लोहा लिखना पड़ा ना, या लिखा रहता है इसलिए कि लोहा उतना एक्टिव नहीं होता है। हाँ, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाते हैं। सोडियम का तो ये है कि अगर वाटर में रख दीजिए तो ये उसी में जो सो तैरने लगेगा, जलने लगेगा जी, इसलिए कि हाईली रिएक्टिव। लेकिन मैग्नीशियम के फीता को देखिएगा, आपको हीट करना पड़ता है जी। आप इसको देखिए तो आयरन को रेड हॉट आयरन होगा तभी ये करेगा रिएक्ट। तो लाल तप्त लोहा इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि ये लोहा है, हाईली रिएक्टिव नहीं होता है जी, इसलिए इसको हीट करना पड़ता है। जब लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है, जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तब आयरन ऑक्साइड बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है। अब देखिए क्या लिखेंगे, व्हेन वाटर वेपर इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन, we get iron oxide, we get iron oxide। जैसे देखिए 4Fe 3O2 2Fe2O3, ये क्या हो गया, आयरन का ऑक्साइड हो गया। आपको बता देता हूं आयरन के ऑक्साइड भी आप देखिए कितने तरह के, FeO इसे हम लोग फेरस ऑक्साइड कहते हैं, FeO फेरस ऑक्साइड होता है, Fe2O3 ये फेरिक ऑक्साइड होता है, ये फेरिक ऑक्साइड होता है जी, और Fe3O4 ये फेरिसोफेरिक ऑक्साइड होता है, ये फेरिसोफेरिक ऑक्साइड होता है, ये फेरिसोफेरिक ऑक्साइड कहलाता है, ये फेरिसोफेरिक। ये तीनों पर ध्यान देंगे। FeO आपको पता है, Fe वो आपको डिफरेंट वैलेंसी शो करता है, FeO फेरस ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4 फेरिसोफेरिक ऑक्साइड करता है। आप देखो Fe2O3 जो होता है ये आपको वहाँ आयरन के एक्सट्रैक्शन में मैंने पढ़ाया था, इसी को रेड हेमेटाइट भी बोलते हैं जी, Fe2O3 को।
जिससे कि आयरन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। और इसको रेड हेमेटाइट बोलते हैं, इसे मैग्नेटाइट बोलते हैं। ये आपको पता होगा, मैंने आयरन के एक्सट्रैक्शन में इसको देखा था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखिए अगला, देखिए जब सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया जब सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया सोडा लाइम से कराई जाती है, कि अभिक्रिया सोडा लाइम से कराई जाती है, सोडा लाइम से कराई जाती है। जब सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया सोडा लाइम से कराई जाती है, जब सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया सोडा लाइम से कराई जाती है, आई मीन व्हेन सोडियम एसीटेट reacts with soda lime, when sodium acetate reacts with soda lime। देखिए when sodium acetate reacts with soda lime, बताइए क्या बनता है? क्या बनता है? आपको मैंने पहले बताया है, खूब बताया है। मीथेन तो पूरा कंपाउंड ही पढ़ाया था। कौन सी गैस बनती है? मीथेन गैस बनती है। when sodium acetate is heated with soda lime, we get methane। हम लोग मीथेन मिलता है। मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में क्या लिखेंगे? देखिए हिंदी में क्या लिखेंगे? जब सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया सोडा लाइम से कराई जाती है, सोडा लाइम से कराई जाती है, जब सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया सोडा लाइम से कराई जाती है तो मीथेन बनता है। देखिए सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया सोडा लाइम से कराई जाती है तो मीथेन, हम बताए थे मीथेन को और कौन सा गैस कहते हैं? मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं, MARSH। क्यों मार्स गैस कहते हैं? इसलिए कि ये मार्सी लैंड में पाया जाता है। मार्सी लैंड का मतलब क्या होता है? दलदली वाले क्षेत्र। तो जहाँ दलदल होता है वहाँ पे उसे हम लोग दलदली वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। इसको सबसे पहले लेबोरेटरी में किसने बनाया था? बताया था बेर्तुलो, जिसे हिंदी में लिखते हैं बेर्तुलो लिखते हैं और अंग्रेजी में बर्थेलोट लिखते हैं। कब बनाया था? 1856 ईस्वी में बनाया था जी। 1856 में सबसे फर्स्ट टाइम मीथेन को प्रयोगशाला में बनाया गया था। अब देखिए इसका रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन क्या लिखेंगे? सोडियम एसीटेट CH3COONA, ये क्या होता है? सोडियम एसीटेट। क्या हो गया? सोडियम एसीटेट। और ये क्या हो गया? सोडा लाइम। आपको पता है सोडियम के हाइड्रोक्साइड को सोडा लाइम कहते हैं। ये आपको क्या हो गया? सोडा लाइम कहते हैं, सोडियम का हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनता है और यही आपका मीथेन गैस बनता है। देखिए यह एसीटेट का रेडिकल होता है। अब यहाँ पे कुछ बातें बता देता हूँ। यह एसीटेट का रेडिकल होता है। ये जो CH3COO है ये आपका बाबू एसीटेट का रेडिकल होता है, आप पढ़े हो।
और फिर आपने देखा होगा HCOO, ये आपका फॉर्मेट का रेडिकल होता है। ये किसका होता है? ये फॉर्मेट का रेडिकल होता है। अब देखिए यहाँ पे मीथेन जो गैस बना, अब मीथेन गैस बना ये सोडा लाइम से। हाँ, एक बात और बता दूं, ये NaOH को हम लोग सोडा लाइम भी बोलते हैं, सोडा लाइम भी बोलते हैं। इसे ही हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो सोडियम के हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड अगर है, पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक पोटास बोलते हैं, कॉस्टिक पोटास बोलते हैं। तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा बोलते हैं और पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक पोटास बोलते हैं। ये चूंकि बात आ गई तो मैंने ये देख ली। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन। व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम, जब सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया सोडा लाइम से कराते हैं तो हमें कौन सी गैस बनती है? मीथेन गैस बनती है। अब इसमें मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन मैंने पढ़ाया था। उस सूर्य की उपस्थिति, किरण की उपस्थिति में क्या होती है, अब्सेंस में क्या होता है, याद कीजिए। फिर मैंने बताया था डिफ्यूज सनलाइट में क्या होता है, सोन। और यहाँ कार्बनिक कंपाउंड चैप्टर से कुछ क्वेश्चन एक बार फिर बता दूं। समावेशता क्या है, स्थिरीकरण अभिक्रिया क्या है, फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, तो ये सब चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। स्थिरीकरण अभिक्रिया, फिर आपसे मैंने उसमें बताया था फर्मेंटेशन अभिक्रिया किसको कहते हैं, किण्वन किसे कहते हैं, तो ये सब याद रखेंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आज बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए बस आज की मुलाकात को इसी जगह विराम देते हैं और फिर मिलेंगे। धन्यवाद।